I am Rajan sir. Good morning, students. Now I am going to discuss about fundamental unit of life called cell. This is the chapter of class ninth biology. We know that what is cell. Cell is the basic structural and functional unit of life, and every organism is made up of cell, but some organisms are organized with only one cell, and some animals or organisms organized with multicellular organism. तो सेल के बारे में हम कहते हैं कि सेल जो है कोशिका कोशिका से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, और कोशिका को जीवन की आधारभूत एवं क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कही जाती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब कोशिका से ही मिलकर बने हैं, माने सेल से मिलकर बने हैं। फ़र्क यही है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो केवल एक सेल से बने हुए हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो या दो से अधिक कोशिका के बने होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक सेल से बने होते हैं। उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल और ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल के मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है, और टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू के मिलने से ऑर्गन का निर्माण होता है, और ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन के समूह से, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से मिलने से जिसका सिमिलर फंक्शन होता है वो एक ऑर्गेनिज्म में होता है। तो हम लोगों का अगर एक भी ऑर्गन कुछ भी ख़राब हो जाता है तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जीने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मैं अब बताया तुरंत, जो केवल एक सेल के बने होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, इस सब के सब जो भी वर्क है अपना, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, इंजेशन, डाइजेशन, सब ओनली वन सेल के माध्यम से करते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा अमीबा किस तरीके से अपना एक्सक्रीशन करता है इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब होता है बहुत, मैनी, सेलुलर मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे कोशिका माने सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैनी सेल्स स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल अमीबा, काउ, डॉग, इंसेक्ट, etc। लेकिन इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम लोग ए सेलुलर कहते हैं। ए सेलुलर कहने का मतलब है वैसा ऑर्गेनिज्म जो बगैर किसी कोशिका के बना हो, उसे हम लोग ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसमें दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो उसका उदाहरण है ए सेलुलर अकोशिकीय जीव का, वो है विषाणु माने वायरस। वायरस किसी कोशिका का नहीं बना होता है, वो अपने फ्रीली स्टेट में नॉन लिविंग होता है, लेकिन किसी भी सजीव माने लिविंग के संपर्क में आने के बाद वो अपना स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है लिविंग हो जाता है। तो सेल के बारे में बात करते हैं। सेल के भी बहुत सारे भाग हैं। पार्ट्स ऑफ सेल्स में सेल वॉल, मेनली सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है। और सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड भी होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोटाइड होता है और न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना होना। वैसे जीव जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं उन्हें हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सहकोशिका। कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोशिका को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। उसमें आता है बात सेंट्रियोल। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में ये नहीं होता है। और
प्लास्टिड ये केवल प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल ये दोनों में होता है, फ़र्क यही होता है कि एनिमल सेल में ये बड़ा होता है, एनिमल सेल में ये छोटा होता है, प्लांट सेल में ये बड़ा होता है। लगभग 75% हिस्सा जो है सिर्फ वैक्यूल का, प्लांट सेल में सिर्फ वैक्यूल का ही होता है। वैक्यूल का हिंदी राजधानी होता है। राजधानी मतलब कि ये वाटर लेवल को मेंटेन करता है सेल के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया ये एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और उस सेल को जब एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो वो ये स्टोर किया हुआ एनर्जी ये देता है उसे, इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसके पास एनर्जी करेंसी है एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उस रूप में एनर्जी को प्रदान करता है सेल को। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली माने सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि सेल को जब एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री करते हैं, तो ये अपने बॉडी को रप्चर करके उस सब जो जर्म सेल्स होते हैं या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं इसको ये मार देता है और सेल को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए अपने आप को मार करके ये सेल को बचाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली। गोल्जी अपैरेटस ये के सेल के अंदर केमिकल सिक्रेशन का वर्क करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जैसे बोलते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है मतलब राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ही कहा जाता है। एक दानेदार संरचना होता है सेल के अंदर, जो कि मैं आगे आपको संरचना एनिमल सेल बनाकर बताऊंगा कि किस तरह का होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, माने राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है। और SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइपिड और फैट का सिंथेसिस होता है। और इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, जो कि मैंने ऊपर देखा, इनिशियल मल्टीसेलुलर पढ़ चुके हम लोग, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में बता चुका है। प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या होते हैं, सेल शेप अलग अलग होता है, सेल साइज भी अलग अलग होता है सभी का, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल और लाइसोसोम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो निम्नलिखित अंतर हैं वो इस प्रकार से हैं। क्या है? देखिए, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कोई सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल के पास वैक्यूल होता है, वो भी बहुत बड़ा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब कर सकता है ना। हैव वैक्यूल कैन एब्जॉर्ब लिक्विड, क्रिएट फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एंड लेस और नो वैक्यूल, छोटा या वैक्यूल होता ही नहीं है, जिससे कि ये ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है अपने बॉडी के अंदर। और इट हैज़ नो सेलुलोज, इसके पास कोई सेलुलोज भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये इसके अलग अलग शेप साइज चेंज हो सके। प्लांट सेल इन क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल विथ क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब क्या है? ऑल लिविंग फॉर्म्स कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल्स। कहते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं सब के अंदर अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा कुछ दिखता है, उसे हम लोग सेल्स कहते हैं। सेल का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो बार्क ऑफ ट्री, डेड बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के मरे हुए छाल पे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था। कब देखा था? 1665 में देखा था। कब देखा था? 1665 में देखा था, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता था। लुक लाइक बीहाइव मीन्स मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता था। और लिविंग सेल का सबसे पहले खोज जो कि जिसने किया था, उनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। क्या नाम था? एंटोन वॉन
लिव इन हुक। और जितने भी सेल्स होते हैं सबके बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स होते हैं। और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि साइटो मतलब सेल होता है, लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब सेल के बारे में अध्ययन को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जैसा कि मैंने बताया आपको। और फर्स्ट लिविंग सेल का खोज एंटोन वॉन लीवेंहुक ने किया था। और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मतलब जीव, यार प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव। जीव द्रव कहाँ होता है? केमिकल सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसके अंदर वाटर, आयन, साल्ट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, ये सब मौजूद होते हैं। ये सब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसी को हम लोग दूसरा नाम प्रोटोप्लाज्म है, जिसका खोज पुरकिंजे ने किया था, जिसके बारे में सर्वप्रथम पुरकिंजे ने बताया था। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी, दो बायोलॉजिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान, उन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दिया था। क्वेश्चन पूछा जाए तो हु फर्स्टली गेव द सेल थ्योरी, तो उसका आंसर होगा स्लाइडेन एंड स्वान। विच स्टेट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इस सेल थ्योरी के अंतर्गत कहा जाता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब के सब कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। और सेल जो है हमारे जीवन का एक आधारभूत इकाई है। सारे सेल्स जो है अपने पुराने सेल से ही निर्मित होते हैं। ऑल सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पुनः पुराने कोशिका से ही होती है। पुराने कोशिका को मदर सेल, नए कोशिका को डॉटर सेल कहा जाता है। लेकिन सेल थ्योरी को एक ऐसा जीव है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसे फॉलो नहीं करता है सेल थ्योरी को। उसका नाम क्या है? उसका नाम वायरस है। क्या नाम है उसका नाम? वायरस, विषाणु। जैसा कि आपको बताया था, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और सेल के बारे में एक और बात, सेल के बारे में एक शब्द बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो इन 1774। याद रखिएगा, रुडोल्फ विर्चो 1774 ईस्वी में उन्होंने कहा था, एक ग्रीक लैंग्वेज में एक सेंटेंस बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है एवरी न्यू सेल इज प्री एग्जिस्टिंग फ्रॉम, एवरी न्यू सेल इज राइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि हिंदी में कहते हैं प्रत्येक नई कोशिका अपने पुराने कोशिका से निर्मित होती है। और कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं, पैरामीशियम, अमीबा सब। और यूकैरियोट्स में आप देख सकते हैं, यूकैरियोट्स में आप मल्टीसेलुलर में आपको आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ऑस्ट्रिच और पाइन ट्री। और ऑस्ट्रिच के बारे में एक खास बात बताओ, दुनिया में अगर पूछेगा सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो बोलेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे का, माने ऑस्ट्रिच एग का, जिसका डायमीटर 175 × 70 होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कहते हैं सेल की संख्या जीव के आकार पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके पिता या आप में पूछेगा कि सेल ज़्यादा किस में, तो आपके पिता में, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे बड़े हैं। एक बरगद के पौधे और एक गुलाब के पौधे में अगर पूछेगा कि कोशिका की संख्या ज़्यादा किस में, तो डेफिनेटली आंसर होगा बरगद के पौधे में, क्योंकि बरगद का पौधा उससे बहुत बड़ा है, इसलिए नंबर ऑफ सेल भी उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। और गुलाब के पौधे में उससे कम होगा, ये चीज़ है। तो नंबर ऑफ सेल डिपेंड करता है सेल के शेप एंड साइज पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन फिजन या बडिंग के द्वारा होता है, तो सेल डिवीजन इसमें माइटोसिस या मेसोसिस के द्वारा होता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच क्या क्या डिफरेंस है। राइट साइड में जैसा कि ये प्लांट सेल है और लेफ्ट साइड में एनिमल सेल है। आप इससे अंतर कर सकते हैं
क्योंकि इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि प्लांट सेल है। सबसे आसान तरीका है पहचान करने का कि सेल वॉल जिसमें होगा वो प्लांट सेल होगा, जिसमें सेल वॉल नहीं होगा वो एनिमल सेल होगा। और वैक्यूल जिसमें बड़ा होगा, देख ले सकते हैं इसमें वैक्यूल कितना बड़ा है, और इसमें वैक्यूल बहुत छोटा है, ना के बराबर है, तो ये एनिमल सेल है। और सेल का शेप अलग अलग सेल का शेप अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग सेल का काम अलग अलग होता है, और उसी अलग अलग काम की वजह से एक ग्रुप की वजह से, सेल के ग्रुप की वजह से टिश्यू का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो बोलेंगे हम नर्व सेल। क्या बोलेंगे? नर्व सेल। और जितने भी टाइपिकल सेल्स होते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में, उसका रेंज लगभग 20 से 30 मिलीमीटर होता है। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग का होता है, लगभग 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, और 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर विदाउट सेल होता है। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। सबसे लंबा कोशिका नर्व सेल को कहा जाता है, लगभग 1 मीटर से भी ज़्यादा माना जाता है। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो वो PPLO। इसका फुल फॉर्म होता है प्यूरियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्यूरियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा, जिसका डायमीटर 0.1 mm होता है। और ह्यूमन, मानव के मादा में जो एग होता है उसका डायमीटर 0.1 mm होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल में भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिससे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे कि बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं सेल के, वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है? झिल्ली, दीवार। जैसे हम घर में होते हैं तो हमें धूप, बारिश, तेज़ हवा, आंधी तूफान से हमें घर के दीवार, छत बचाते हैं। उसी प्रकार से सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एक लिमिट बाउंड्री है जो कि हर चीज़ को साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश नहीं होने देती है। सेलेक्ट करके ही वो किसी चीज़ को प्रवेश देती है, या सेलेक्ट करके ही किसी चीज़ को वो बाहर निकालती है। इसीलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। और वो पूछेगा अगर कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों का बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लाइपिड से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो ये इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ molecules inside and outside the cell. It helps maintaining the distinct composition of the cell. और इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी की व्यवस्था है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन। कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा हो किसी चीज़ में, सॉल्यूशन में, तो अगर कम कॉन्सेंट्रेशन है तो उसमें ज़्यादा बराबर करने के लिए ज़्यादा से कम वाले में जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में वाटर की मात्रा अगर कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं बार बार ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ओनली कुछ ही सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हमेशा मूव नहीं करते हैं। और जो मूवमेंट होता है इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन का अगर डिफिनीसन हमें पूछा जाए तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक बार और सुन लीजिए, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का हिंदी होता है विसरण, और ऑस्मोसिस का प्रासरण। तो डिफ्यूजन जैसा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के लीफ में स्टोमेटल पोर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो डिफ्यूज़ करते हैं वो डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं। डिफ्यूजन मतलब कि वो इनटेक जो करते हैं, एब्जॉर्ब जो करते हैं, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। बाहर में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो इसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफिनीसन में लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन।
इट डज नॉट एक्वायर एनर्जी, इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जिसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane is called osmosis, or the movement of solvent or water from lower concentration to higher concentration of the solution through a semi-permeable membrane is called osmosis। जैसे कि हम लोग osmosis में, जैसे कि अगर किशमिश को अगर दूध में डाल दिया जाए, अगर किशमिश को अगर दूध में डालते हैं तो किशमिश के अंदर लिक्विड की मात्रा कम होती है, जिससे और बाहर में दूध कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वो किशमिश को सुबह तक अगर आप छोड़ दें तो वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वो चला गया, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन द सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है। सॉल्वेंट का डिफ्यूजन, जैसे मिल्क सॉल्वेंट हुआ, उसका डिफ्यूजन हुआ, ये चीज़ है। तो दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सेल के अंदर होता है तो इंडो ऑस्मोसिस, सेल के बाहर होता है तो एक्सो ऑस्मोसिस। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो 3 होते हैं, तो वो होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन द concentration of the solution outside the cell is equal to concentration of the cytoplasm of the cell is called isotonic solution। मतलब कि जब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का सेल के बाहर या अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों इक्वल हो तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसो मतलब होता है समान, इक्वल, बराबर, और हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। जैसे नहीं हम लोग पढ़ते हैं हाइपर टेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई, तो हाइपर टेंशन कहते हैं। तो हाइपर टेंशन सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जो है सेल के बाहर सेल के अंदर से ज़्यादा होता है, ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से सेल लूजेज वाटर, तो सेल वाटर लूज कर देता है और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम होता है, लेस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ड्यू टू दिस सेल स्वेल अप एंड बर्स्ट आउट। हाइपोटोनिक, जैसे कि मैंने अभी किशमिश का ऑप्शन बताया आपको, इसमें सेल के अंदर, जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर को मान लीजिएंगे, तो वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके अंदर मतलब कि सेल के बाहर जो है कंसंट्रेशन कम हुआ तो वो सॉल्यूशन उससे उसमें चला गया, जिसकी वजह से उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह देते हैं। अब सेल वॉल की बात करते हैं। ये प्लांट का आउटर मोस्ट भाग है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल रिजिड और स्ट्रॉन्ग होता है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और यह सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज का बना होता है।